और 11 में शुरुआत करेंगे। दिल्ली के एम्स में आज शुरू हुई नर्सेज की हड़ताल के साथ, जिसमें करीब 5000 नर्सेज स्टाफ बेमियादी हड़ताल पर चले गए। 23 मांगे हैं इनकी, जिन्हें लेकर नर्सेज ने हड़ताल की है। इन मांगों में कॉन्ट्रैक्ट की जगह नौकरी पक्की करने की मांग सबसे अहम है। इसके अलावा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग भी नर्सेज की तरफ से की गई है। 5000 नर्सिंग स्टाफ के हड़ताल पर चले जाने की वजह से मरीजों के इलाज में बाधा आ रही है। जल्द कदम नहीं उठाए गए तो मुश्किल और ज्यादा बढ़ सकती है। तो आप यहां पर ये तस्वीरें देख रहे हैं एम्स से, जहां पर एक तरफ मरीज बेहाल क्योंकि नर्सेज हड़ताल पर चली गई हैं। 5000 नर्सों की ये स्ट्राइक, जिसकी वजह से अब मरीज एक तरफ फंसे हुए हैं। एम्स के डायरेक्टर लगातार ये अपील कर रहे हैं कि आप काम पर वापस लौटें। ज्यादातर मांगे हमने मान ली हैं और ये सही समय नहीं है हड़ताल का, लेकिन नर्सेज अपनी मांगों पर कायम। और जानकारी के साथ हमारी संवाददाता मिलन शर्मा इस वक्त एम्स से जुड़ गई है हमारे साथ। मिलन, क्या अभी तस्वीर वहां पर दिखाई दे रही है? क्योंकि एक तरफ मरीज बेहाल है, दूसरी तरफ हड़ताल अभी भी ऐसी ही दिखाई दे रही है। डायरेक्टर ये दावा कर रहे हैं कि सारी मांगे मान ली गई हैं, ज्यादातर मान ली गई हैं। क्या स्थिति देख रही हैं आप वहां पर? जी देखिए, इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगी एम्स का ये नजारा है। ये सारे नर्सेज यूनियन के लोग हैं जो यहाँ पर बाहर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना था कि जब तक हमारी पे ग्रेड की मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम प्रदर्शन करेंगे। हालांकि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो डायरेक्टर हैं एम्स के, उन्होंने कल ही एक मैसेज में कहा था कि जिस तरीके से अभी भी कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा है, उसको देखते हुए नर्सेज को स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात ये उठती है कि 23 ऐसी मांगे थी जिसमें से ज्यादातर मांगे मान ली गई। एक वो मांग थी जो पे ग्रेड के ऊपर थी और वो नहीं बढ़ाया गया है। नर्सेज यूनियन को इससे खासी गुस्सा है और इसीलिए उन्होंने ऐलान किया था कि 14 दिसंबर से वो इनडेफिनिट स्ट्राइक पर जाएंगे। और मेरे पास आप देख सकते हैं पीछे कि सब लोग बाहर आ चुके हैं। अंदर पेशेंट्स का ध्यान रखने के लिए अब कोई नहीं बचा है। शायद यही एक संदेश देना चाह रही है नर्सेज यूनियन, जिस तरीके से ठीक है मिलन, लौटेंगे आपके पास। किसान आंदोलन पर लगातार राजनीति हो रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ये राजनीति खुलकर सामने आ रही है। आज किसान आंदोलन का 20वां दिन है और अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस आंदोलन की खेती से सियासी फायदे की फसल तैयार हो गई है। इस ठंड में हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन उनके आंदोलन को धीरे धीरे नेता हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन की भूख हड़ताल तो किसानों की थी, लेकिन इसे भी नेताओं ने अपना मौका बना लिया। जैसे किसानों के भारत बंद में विपक्ष की राजनीति हावी थी, वैसे ही किसानों के अनशन में भी विपक्ष ने राजनीति चमकाई। ये कानून केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, ये कानून इस देश की आम जनता के खिलाफ है। इस कानून के आने से बेइंतहा महंगाई बढ़ेगी। इस कानून के अंदर महंगाई बढ़ने का लाइसेंस दिया गया। महंगाई बढ़ना एक तरह से कानूनी जामा पहना दिया गया। किसान बड़ा एहसान कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, जो बैठे हैं वहां पे। इस देश के लोगों पे किसान एहसान कर रहे हैं, जो कह रहे हैं ये कानून वापस लो। तो अपने को सबको इसकी खिलाफत करनी है। आज आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार से मांग करती है कि तुरंत इन तीनों कानूनों को खारिज किया जाए और जो किसानों की मांगे हैं वो पूरी की जाए। ये तो साफ है कि आंदोलन में किसान किनारे होते जा रहे हैं और किसानों के नाम पर नेता ही कैमरे पर दिख रहे हैं। नेताओं की ही चर्चा ज्यादा हो रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि नेता किसान आंदोलन को हाईजैक करने में जुटे हैं।
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक दिन का अनशन किया। दिल्ली से लेकर हरियाणा पंजाब तक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। यूपी में समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया। एक एक तस्वीर सबूत दे रही है कि इस आंदोलन में अब राजनीति सुपर एक्टिव हो चुकी है और ये सभी खुद को किसानों का हमदर्द साबित करने में जुटे हैं। ये सीधे तौर पर सियासी फायदे के लिए होड़ वाली राजनीति है। पंजाब इसका सबसे बड़ा सबूत है, जहां कांग्रेस और टीम केजरीवाल में सियासी टकराव चल रहा है। कांग्रेस और केजरीवाल दोनों किसान आंदोलन पर समर्थन को एक दूसरे का नाटक बता रहे हैं और एक दूसरे को केंद्र का एजेंट बता रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर साहब जो है किसानों के सबसे बड़े धोखेबाज हैं। जिस वक्त ये काले कानून बन रहे थे, कैप्टन अमरिंदर साहब उस कमेटी में थे जिसमें ये कानून बनाए गए। उन्होंने एक बार भी बाहर आके ये नहीं कहा कि किसानों के खिलाफ मोदी सरकार इतने काले कानून बना रही है, उनका विरोध करना चाहिए। आज जब वो कानून बन के पूरे देश के किसानों के ऊपर लाद दिए गए हैं, उसके बाद वो विरोध का नाटक कर रहे हैं। वैसे में किसान भी उनकी हकीकत जानता है और वो खुद भी अपनी हकीकत जानते हैं। वो यहाँ पे दोनों पार्टी हैं, चाहे वो अकाली दल के नाम से जानी जाती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नाम से जानी जाती है। ये इनके एजेंट हैं बीजेपी के, जो कि किसान संघर्ष को अंडरमाइन करने के लिए, कमजोर करने के लिए, इसमें विभाजन करने के लिए बीजेपी की तरफ से छोड़े गए हैं। और ये उनका दे आर पॉलिटिकल मास्टर्स वॉइस, दे आर स्पीकिंग एट द बिहेस्ट ऑफ द बीजेपी। ये भी इत्तेफाक नहीं कि ये वही राजनीति है जो हमेशा मोदी विरोध के मौके खोजती है। किसान आंदोलन में विपक्ष को यही मौका दिखा, इसलिए आरोप लग रहे हैं कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति का निशाना लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के ट्वीट वॉर को देखिए, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कुर्सी पर कौन बैठेगा, किसी भी कीमत पर, बिना मेहनत किए, बिना रिफॉर्म किए, बिना परफॉर्म किए, बिना ट्रांसफॉर्म किए कैसे सत्ता मिल जाए, इसकी लड़ाई चल रही है। कैप्टन अमरिंदर जी कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी वाले ढोंगी हैं, अरविंद केजरीवाल ढोंगी है। तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे बड़ा बदमाश है। ये आपस किसानों की बात भूल चुके हैं। कोई मतलब नहीं है किसानों से, ये आपस में सत्ता की लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अरविंद जी, गोवा के नतीजे अभी आए हैं, आप भूख हड़ताल में हैं, कृपया करके नतीजे देख लीजिए। वहां जीरो है, यहां हीरो बनने की आप कोशिश कर रहे हैं। आज जनता खड़ी है, आज अगर कोई नेता कि मैं जनता को लेकर आया हूं तो झूठ है। बीजेपी इसलिए पलटवार कर रही है क्योंकि जब किसान संगठन विपक्ष को मंच नहीं दे रहे हैं, उन्हें कोई भाव नहीं दे रहे हैं, तो फिर विपक्ष क्यों इस आंदोलन में बिन बुलाए कूद रहा है? इसमें सीधी सीधी राजनीति नहीं तो और क्या है? आज तक ब्यूरो। किसान आंदोलन पर सरकार ने उस धारणा को ध्वस्त करने में जोर लगा दिया है जिसमें कृषि सुधार कानून को किसान विरोधी बताया जा रहा है और इस पर मोदी सरकार को घेरा जा रहा है। किसान आंदोलन से सरकार बैकफुट पर नहीं है। टीम मोदी नए कानूनों पर समझा भी रही है तो समर्थन भी जुटा रही है। सीधा संदेश ये कि नए कानूनों का विरोध हर किसान नहीं कर रहा है। ऐसे भी किसान संगठन हैं जो कानूनों के समर्थन में खड़े हैं। आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के नेता कृषि मंत्री से मिले। इस समिति में देश भर के 10 किसान संगठनों के नेता हैं। किसान समन्वय समिति का प्रभाव देश के 28 राज्यों में है। इनमें यूपी, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा जैसे राज्य हैं। सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। ऐसे सभी जो ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारीगण आए थे विभिन्न राज्यों से, मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले 2 हफ्ते में किसान नेताओं के ऐसे 4 ग्रुप्स नए कानूनों को समर्थन दे चुके हैं। आंदोलन करने वाले किसान संगठनों से अलग दूसरे किसान संगठन
मोदी सरकार के कानूनों को कृषि में सुधार के लिए पुरानी व्यवस्था में बदलाव बहुत जरूरी बता रहे हैं। ऐसे संगठन सरकार से किसी दबाव में न आने को कह रहे हैं। जिन राज्यों के किसानों को चिंता है, उन राज्यों में राज्य सरकारों को पुरानी व्यवस्था जारी रखने के लिए कह रहे हैं। ये किसान संगठन यही कह रहे हैं कि कानूनों में जो भी आपत्ति है उसमें संशोधन कर दिया जाए, लेकिन कानून रद्द न किए जाएं। सरकार भी लगातार यही कह रही है कि कानून किसानों के भले के लिए है, इसे रद्द नहीं किया जाएगा। There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. कानूनों की जिन बातों पर किसानों को आपत्ति है, उस पर सरकार ने प्रस्ताव भी दिया था। फिर से चर्चा करने को तैयार है, किसानों के हितों की गारंटी दे रही है। लेकिन वो किसान आंदोलनकारी कैसे समझेंगे जो दिल्ली बॉर्डर पर 19 दिन से डटे हैं? देख सकते हैं सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर हैं और आंदोलन और तेज करने की बात कर रहे हैं। सरकार कह रही है बातचीत करने को तैयार है। किस ढंग से आंदोलन ये डेडलॉक टूटेगा? हाँ, जो सरकार कह रही है गलबात करने के लिए तैयार हैं। गलबात करने से कोई मना नहीं कर रहा है, किसान भी गलबात करने को तैयार हैं, पर गलबात जो आगे हुई है 6-7 बार, उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। उस लेवल पे गलबात नहीं होनी चाहिए। ये गलबात प्रधानमंत्री के लेवल पे होनी चाहिए। प्रधानमंत्री खुद एजेंडा तय करके किसान आगुओं से बात करें तो और इसका हल कढें। कानून रद्द करने की बात पर झुकना तो दूर, इसके लिए किसान आंदोलन अब और तेज हो रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारी किसान संगठन लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। इस वक्त हम मौजूद है हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर, जहां पर जो किसान हैं वो यहीं पर सड़कों पर बैठ गए हैं और ये जो पूरा रूट है जो जयपुर से हरियाणा की तरफ आता है, गुरुग्राम की तरफ, वो पूरा रूट बाधित कर दिया है। ये जो तमाम किसान हैं ये दिल्ली की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन हरियाणा की जो गवर्नमेंट है, प्रशासन है, उन्होंने इन किसानों को यहीं पर रोक दिया है। काफी कड़ाके की ठंड है, ऐसे में जो तमाम किसान है वो यहीं पर बैठ गए। न नए कानून का विरोध करने वाले किसान संगठन पीछे हटने को तैयार हैं, न ही सरकार कानूनों को रद्द करने वाली बात मानेगी। दोनों पक्ष अपनी अपनी सोच पर पूरी ताकत से जोर लगा रहे हैं और इसी में टकराव बढ़ रहा है, इसी में बातचीत फंसी है और इसी में आंदोलन भी फंसा है। आज तक ब्यूरो। बंगाल की चुनावी लड़ाई की बात करेंगे, जिसमें हिंसा और झड़प अब आम हो गई है। आरोप जैसे शब्दों की गूंज दिल्ली तक पहुंच रही है। बीजेपी नेता आज चुनाव आयोग जाकर राज्य की कानून व्यवस्था की शिकायत करेंगे। उधर बंगाल में हिंसा और हमले को देखते हुए खबर है कि केंद्रीय एजेंसीज बाहर से जाने वाले नेताओं की सुरक्षा कवर पर विचार कर रही है। कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा पहले ही बढ़ाई जा चुकी है और अब इस पर आगे भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। टकराव की जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, अब केंद्र की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि आज बीजेपी चुनाव आयोग से भी शिकायत इस मामले पर करने वाली है। बंगाल जाने वाले वीवीआईपी की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इसको लेकर आज चुनाव आयोग, बीजेपी के नेता जाएंगे। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां इस पर विचार कर रही हैं। कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमले के बाद इस मामले को संज्ञान में लिया गया। जेड या उससे ऊपर की श्रेणी के वीवीआईपी को बुलेट प्रूफ कार मुहैया कराई जाएगी। YY+ श्रेणी के वीवीआईपी को भी बुलेट प्रूफ कार होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि नेताओं को पत्थर से हमले से बचाने की तैयारी में इस वक्त बीजेपी लगी हुई। बीच सड़क पर जलता हुआ टायर, सड़क घेर कर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता और ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में अपने कार्यकर्ता की हत्या पर बीजेपी गुस्से में एक बार फिर सड़कों पर है। पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष राजू बनर्जी की अगुवाई में लगातार दूसरे दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम किया, जिसका सीधा असर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। अपनी स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देखिए। कल भी बीजेपी ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया और आज भी सड़कों पर है। बर्दवान जिले के पूर्व स्थली इलाके में रविवार को बीजेपी कार्यकर्ता सुखदेव प्रमाणिक का शव तालाब से बरामद हुआ था। बीजेपी इस वारदात की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। सारा পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এরকম গুন্ডা মাফিয়ারা রাজত্ব করে বেড়াচ্ছে।
মুখ্যমন্ত্রী তাদেরকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন শুধুমাত্র ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য, ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী করার জন্য, গদি আঁকড়ে রাখার জন্য মমতা ব্যানার্জি একটার পর একটা খুন করিয়ে চলেছে। বাংলার মানুষ এই জবাব দেবে, আর আমরা এই অশান্ত বাংলাকে शांत कर रक्ताक्त बांग्ला कर दिए। राजू बनर्जी ने शिकायत की है कि उन्होंने बंगाल को एक खूनी बंगाल बना दिया। ममता बनर्जी को शांत होने के लिए और कितना खून चाहिए। जिस बर्दवान में ये हत्या हुई वहाँ पर बीजेपी और टीएमसी की खुली भिड़ंत भी कैमरे में कैद हुई। शहर की दीवारों पर अपने अपने चुनाव चिन्ह बनाने की होड़ में दोनों तरफ के कार्यकर्ता भिड़ गए। बीजेपी के कमल निशान पर कई जगहों पर स्याही पुती मिली। आरोप है कि कारगुजारी भी टीएमसी की है, लेकिन पुलिस कुछ सुनने को तैयार नहीं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के लिए नई नहीं है, लेकिन बात तब बड़ी हो गई जब हाल ही में डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल की सियासत के इस खूनी खेल से रूबरू हुए। नड्डा के काफिले में पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल थे, जो पथराव में चोटिल हो गए थे। इस हमले की वजह से विजयवर्गीय की सुरक्षा को अपग्रेड किया गया है। उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा दी, लेकिन अब उन्हें बुलेट प्रूफ कार भी दे दी गई है। पथराव के बावजूद विजयवर्गीय की तेवर सख्त हैं। क्या ममता जी ने इस प्रकार पथराव करके बंगाल का मान बढ़ाया है? क्या पूरी दुनिया के अंदर बंगाल को बदनाम करने का काम किया है तो ममता जी ने किया है। विजयवर्गीय की सुरक्षा को अपग्रेड किया गया तो गृह मंत्रालय सूत्रों से खबर है कि आईबी की रिपोर्ट और थर्ड परसेप्शन के आधार पर टीएमसी के बागी शुभेंदु अधिकारी को गृह Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल, अरिंदम चटर्जी और दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। शुभेंदु अधिकारी को Z श्रेणी की सुरक्षा अहम है, क्योंकि शुभेंदु टीएमसी के विधायक हैं और ममता मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद पिछले कुछ दिन से बागी मूड में है। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़ते हैं तो ममता के लिए ये बड़े झटके से कम नहीं होगा। पूर्वी मिदनापुर समेत 4 जिलों में टीएमसी का दबदबा बढ़ाने में शुभेंदु की अहम भूमिका रही। 20 मई 2011 से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज हैं और अगले साल वो सत्ता की हैट्रिक लगाने की कोशिश करेंगी। लेकिन उनकी राह में 2 बड़ी चुनौतियां हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल की सियासत में बीजेपी का बढ़ता कद और दूसरी तरफ पार्टी में बगावत, जिसमें ताज़ा नाम जुड़ गया है शुभेंदु अधिकारी का। शुभेंदु अधिकारी ने पिछले दिनों पर्यटन मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अभी भी वो टीएमसी विधायक बने हुए हैं, लेकिन उनके अगले कदम को लेकर अटकलें तेज हैं। नंदीग्राम के ताकतवर विधायक शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे हैं। वो पूर्वी मिदनापुर जिले के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनकी पकड़ पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा और पुरुलिया जिले तक पहुंच गई है। शुभेंदु की जंगल महल और पूर्वी मिदनापुर इलाके में जन नेता के तौर पर पहचान है। 2016 में उनके प्रभाव वाले इलाके की 49 सीटों में से 36 सीटें जीत ली थी। शुभेंदु की लोकप्रियता और संगठनात्मक क्षमता इतनी है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा की 100 से ज्यादा सीटों पर चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। शुभेंदु 2007 में ममता बनर्जी के नंदीग्राम आंदोलन से जुड़े थे और इसी आंदोलन ने पश्चिम बंगाल से लेफ्ट का सफाया करने में अहम भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन से जहां ममता पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई, वहीं शुभेंदु का कद भी बढ़ा। मिदनापुर इलाके में अधिकारी परिवार का दबदबा है। उनके पिता शिशिर अधिकारी पिछले चुनाव में तीसरी बार सांसद चुने गए थे। ऐसे में ममता के लिए शुभेंदु बेहद खास हैं, लेकिन माना जाता है कि ममता अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की वजह से लगातार अपने करीबियों को खो रही हैं। मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह, सौमित्र खान, अनुपम हजारा, शंकुदेव पांडा, ये वो नाम है जिन्होंने ममता बनर्जी को सत्ता का सिंहासन दिलाने के लिए जी जान लगा दी थी, लेकिन बाद में टीएमसी से मोहभंग हो गया। तो क्या शुभेंदु भी इसी कड़ी का ताज़ा नाम है? मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। किसान आंदोलन का आज 20वां दिन है। सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक किसान डटे हुए हैं। किसान मोर्चा खोलने को तैयार नहीं। सरकार भी साफ कर चुकी है कि वो किसानों की मांगों के आगे नहीं झुकेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों के अलग अलग 10 संगठनों से बात कर यह संकेत दिया कि कानून के समर्थक किसान भी कम नहीं है।
सितम ढाती सर्दी के बीच किसान आंदोलन के 20वें दिन दिल्ली में एक बार फिर नई सुबह है। 20 दिन से किसानों का ये आंदोलन उतार चढ़ाव को महसूस करता रहा। कभी बैठक से उम्मीदों की आस, कभी सरकार के कानूनों पर अड़ने का आघात, उपवास से लेकर धरना, भारत बंद, हर वो रास्ते आजमा चुके हैं जहां से मांगों को लेकर उम्मीद साथ दे रही थी। अब क्या करेगा किसान? किसानों के आंदोलन का आज 20वां दिन है। कृषि कानून के खिलाफ लगातार किसान जो हैं वो अपनी मांगों पर अड़ रहे हैं। खुले आसमान के नीचे तमाम जो किसान हैं वो इस वक्त भी डटे हुए हैं। सर, क्या रणनीति आगे की? रणनीति देखो, हम लोग कल जो अपना प्लांट जो हमारा ये था जगह रोज प्रदर्शन करने के लिए, तो बहुत छोटा था, तो इसको हम लोग बढ़ाया। आज हमारा पूरा जो इधर टेंट वगैरह पूरा लग जाएगा, तो उसके आगे जो हम लोग सूबा कोर कमेटी का फैसला होगा उसी के तहत ही हमारा जो स्ट्रगल है इसको आगे बढ़ाएंगे। हम तो ये बोलते हैं ये कानून बिल्कुल रद्द हो जाए, फिर हम ठीक है। अगर कोई इसमें बदली करेगा उसमें कोई हमारा फायदा नहीं है किसान और मजदूर का। उधर सरकारी खेमे से आते संकेत किसान संगठनों को परेशान कर सकते हैं। एक दिन पहले देश के अलग अलग 10 किसान संगठनों ने कृषि मंत्री से मुलाकात की और कृषि कानून को समर्थन दिया। सरकार पंजाब और हरियाणा के किसान जत्थों के लिए बैठक के लिए बंद ताले खोलने को तैयार है, लेकिन कानून वापसी पर टस से मस नहीं। चर्चा होगी, किसानों ने आना चाहिए, तीनों एक्ट को समझना चाहिए। हमारी सरकार गाँव, गरीब, मजदूर, किसान के हितों के लिए समर्पित है। जो भी नए सुझाव वो देंगे उसको स्वीकारने के लिए तैयार है और किसानों के साथ हमारी सरकार में कोई अन्याय नहीं होगा। हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच सिंघू सीमा पर किसान संगठनों का ऐसा मोर्चा बनता दिख रहा है जहां रोज नए जत्थे इंसाफ की मांग के साथ तैनात हो रहे हैं। कानून वापसी को लेकर रोज नए इरादे बुलंद हो रहे हैं। आंदोलन से पैदा हुई मुश्किलों को लेकर किसान माफीनामा जारी कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। सरकार के मंत्री लगातार किसानों से आंदोलन को समाप्त करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन मामला कृषि कानून की वापसी पर अटक गया है। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। ये बात तो ऐसी है कि जो तीनों कानून जो पास किए हैं इसका कलम वाइज A1, 2, 3 ऐसा करके पूरी चर्चा किसानों ने करनी चाहिए। हमारे कृषि मंत्री उसके लिए तैयार है। मैं एक सिंपल बात आपको पूछता हूँ कि ये किसान ने अपना माल कहाँ बेचना, मंडी में बेचना या कहाँ बेचना, ये विवाद का विषय है। मुझे एक बात बताइए कि फार्मेसी के दुकान में जाकर आप दवाई खरीदते हो, दवाई की कीमत कौन तय करता है, दुकानदार या कंपनी? आप रेस्टोरेंट में जाते हो, चाय पानी नाश्ता भोजन करते हो, कीमत कौन तय करता है? होटल वाला। आप कपड़े और खरीदने के लिए जाते हो, कपड़े की कीमत वो तय करता है। किसानों के कोई उपज के भाव किसान नहीं तय करता। क्या ये ठीक है? There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि बात और चर्चाएं लगातार सिलसिलेवार न सिर्फ भारत सरकार के मंत्रियों बल्कि अधिकारियों के साथ भी महीनों तक चलती रही। जिन लोगों को ये भ्रम है कि ये कानून मात्र कुछ ही महीनों में ही सरकार लेकर आई, उनके लिए मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि साल 2001 से, मतलब आज से 19 साल पहले ये कवायद शुरू हो गई थी भारत सरकार में कि किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में रिफॉर्म की जरूरत है। रुकना होगा यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। बियर्ड स्टाइलिंग आसान होती अगर ज्यादा हाथ होते, पर ये पॉसिबल कहाँ? इसीलिए फिलिप्स वन ब्लेड। It's a revolution. One blade styles, trims, shaves. Join the one blade revolution. New Philips One Blade. There's always a way to make life better. Innovation and you, Philips.
जीके टीएमटी आपके घर को रखता है आग, जंग और भूकंप जैसे हर खतरे से सुरक्षित। जीके टीएमटी, सपनों को जीके देखो। वो खास है क्योंकि स्वाद उसका मेहमानों की जुबान पर बसा हुआ है। इंडिया खास बासमती राइस खास है, दिल के पास है। ममता बनर्जी के खेमे में खलबली है क्योंकि प्रशांत किशोर को लेकर कुछ नेताओं में नाराजगी है, तो वहीं ममता बनर्जी के भरोसे वाले नेता ही पार्टी से किनारा कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी की बात ममता के एक विधायक ने अपने ही मंत्री के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह, सौमित्र खान, अनुपम हजारा, शंकुदेव पांडा, शुभेंदु अधिकारी, ये वो नाम हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को सत्ता का सिंहासन दिलाने के लिए जी जान लगा दी। मगर एक जमाने में ममता के खास कहे जाने वाले इन नेताओं का टीएमसी से भी मोह भंग हुआ और ममता बनर्जी से भी। कहना गलत नहीं होगा कि एक तरफ बीजेपी अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी है, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी के खेमे में खलबली मची हुई है। 2021 के चुनावी समर से पहले उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी शुभेंदु अधिकारी ने साथ छोड़ दिया। ममता की नीतियों से उनका मोह भंग हुआ तो निशाना साधते हुए कुर्सी त्याग दी। पार्टी में मजबूत पकड़ रखने वाली ममता बगावत को रोकने में नाकाम क्यों रही, इसका जवाब दीदी के बाद पार्टी की नंबर 2 की पोजीशन संभाल रहे उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं। सियासी गलियारों में ऐसा कहा जाता है कि शुभेंदु अधिकारी और अभिषेक बनर्जी के बीच फासले लगातार बढ़ते तब चले गए जब शुभेंदु अधिकारी को हटाकर अभिषेक बनर्जी को यूथ विंग का मुखिया बना दिया गया। मुकुल रॉय ने भी पार्टी छोड़ दी और उसके बाद अभिषेक बनर्जी पार्टी में लगभग नंबर 2 बन गए और उसी के बाद से उन्होंने सारे फैसले उम्मीदवार से लेकर कौन किस पद पर आसीन होगा खुद ही लेना शुरू कर दिया और तब से पार्टी की गतिविधियों में भी अंतर आ गया। अभी इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ममता बनर्जी रणनीति बना ही रही थी कि करारा झटका उन्हीं के एक और विधायक ने दे दिया। टीएमसी विधायक और आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन जितेंद्र तिवारी ने भी ममता के मंत्री फिरहद हकीम को चिट्ठी लिखी है और अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मैंने एक कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी लिखा है। इस तरह का चिट्ठी मैं 6-7 पहले भी लिख चुका हूँ और मेरी ये ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि इस चिट्ठी को प्रेस के सामने ला दिया जाएगा, लेकिन प्रेस के सामने ला दिया गया, चिट्ठी को लीक कर दिया गया। इस शहर को हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं, इस शहर को प्यार करने वाले हम लोग हैं। कुछ बाधाएं थी जिसकी ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया गया था, बस केवल इतना मामला है। वक्त बताएगा कि सत्ता हासिल करने में कौन किसे नुकसान पहुंचाता है। वैसे बीजेपी अपनी कारगर रणनीति को अमली जामा पहनाने में जुट गई है। पश्चिम बंगाल सरकार में कहीं मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं तो कहीं विधायक अपने ही मंत्री के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, कहीं दादा और अनुगामी के पोस्टर नजर आ रहे हैं तो कहीं खुद ही अपने विधायकों को अपने तर्ज पर रखने में ही तृणमूल कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो लड़ाई अब तक बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस हो रखी थी, अब मानो तृणमूल कांग्रेस बनाम तृणमूल कांग्रेस ही हो गई है और यही बंगाल की राजनीति में मानिए दुधारी तलवार की तरह काम करेगा। कैमरा पर्सन तापस बेरी और अनिल गिरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। बंगाल की राजनीति में सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी पूरा दमखम लगाकर दीदी का दुर्ग ढहाना चाहती है तो वहीं दीदी किसी भी सूरत में अपनी सत्ता बचाना चाहती है। इस लड़ाई में ममता बनर्जी को अपनों का साथ नहीं मिल रहा। ममता बनर्जी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर टीएमसी नेताओं में ही जंग छिड़ी है। भारतीय राजनीति की सियासी बिसात बिछाने में माहिर माने जाने वाले प्रशांत किशोर हैं ये। इन्हें भारतीय राजनीति के धुरंधरों को सत्ता का स्वाद चखाने में महारत रखने का रणनीतिकार माना जाता है। कभी ये शाह के सारथी थे तो कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी, मगर अब ये ममता बनर्जी के साथ हैं। मगर टीएमसी को बंगाल में एक बार फिर विजय दिलाने के इरादे से सियासी मोहरे बिछाते प्रशांत किशोर पर हंगामा खड़ा हो गया है। इस हंगामे की पटकथा उसी रोज शुरू हो गई थी।
जब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बाहरी कहा था। যত ছোট ছোট হোটেল আছে পাড়ায় খোঁজ রাখুন, সব উঠেছে এবং তারা কারা, তারা কেউ বাংলার লোক নয়। বাংলার ইলেকশন হিম্মত থেকে বাংলা দিয়ে করুন। বাংলার ইলেকশনের বাইরের গুন্ডা কেন আসবে? বহিরাগত গুন্ডাদের আটকান, বাংলাকে বাঁচান, এটা আপনাদের কাছে আমার আবেদন। ममता बनर्जी ये संदेश देना चाहती थीं कि बंगाल में बाहर से आए लोगों की नहीं चलेगी, मगर ममता बनर्जी को बंगाल में ही बीजेपी ने करारा जवाब दिया था। যারা বাইরের লোককে বলছে বহিরাগত আমাদের নেতাদের, প্রধানমন্ত্রীকে, গৃহমন্ত্রীকে তিনি প্রশান্ত কিশোরকে টাকা দিয়ে এনেছেন বিহার থেকে, তিনি বহিরাগত নন। যিনি আইপিএল এ নাচানাচি করেন শাহরুখ খান, ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর বাংলার, তিনি বহিরাগত নন। দিদিমণির ভাইপোর বউ পাঞ্জাবি মেয়ে থাইল্যান্ড থেকে এসছে, সে বহিরাগত নয়, বাড়ির বউ হয়ে গেল। আর আমাদের নেতারা বহিরাগত, এই পাগলামির জবাব লোকে দেবে। मुर्शिदाबाद से टीएमसी विधायक नियामत शेख ने एक पब्लिक रैली में प्रशांत का खुलेआम विरोध करते हुए कहा था, क्या हमें प्रशांत किशोर से राजनीति समझने की जरूरत है? कौन है पीके? और तो और बैरकपुर विधानसभा से टीएमसी विधायक शीलभद्र दत्ता ने पीके की एजेंसी पर हमला बोलते हुए चुनाव न लड़ने का ऐलान तक कर दिया। सियासी गलियारों की माने तो ये गलत नहीं होगा कहना कि लगातार प्रशांत किशोर के खिलाफ नाराजगी लोगों में बढ़ती ही चली गई। आलम यह है कि नाराजगी का इजहार भी किया गया, लेकिन जब पार्टी के आला कमान ने ये साफ कर दिया कि उन्हीं की बात सर्वोपरि रखी जाएगी, तो खलबली मच गई। खलबली अब नेताओं में इस कदर मची है कि कई पार्टी छोड़कर जाने को तैयार हैं और कई अब सवाल कर रहे हैं कि जमीनी स्तर से जुड़े होने के बावजूद इन सारी बातों का मतलब ही क्या है। फिलहाल इस खलबली को इस खेमे की खलबली में बदलते हुए देखा जा रहा है, जिससे जहां एक और पार्टी में परेशानी है, तो वहीं कई ऐसे सवाल जिनके जवाब अब खुद पार्टी ही खोज रही है। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। बंगाल में ये खलबली क्यों है, इसकी एक वजह भी है। दरअसल 10 साल से बंगाल में सत्ताधारी ममता बनर्जी तीसरी पारी की तैयारी में है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बड़ी कामयाबी मिलने के बाद बीजेपी ने अब विधानसभा के लिए भी एड़ी चोटी की ताकत झोंक दी है। बीजेपी की यही सक्रियता ममता को अपनी कुर्सी के लिए खतरा दिखाई दे रही है। यही वो तस्वीर है जिसने बंगाल का सियासी पारा अचानक से बढ़ा दिया था। मतुआ समुदाय के बीच देश के गृह मंत्री की मौजूदगी और इसी समुदाय के अपने पार्टी कार्यकर्ता के घर पर लंच की इन तस्वीरों से ममता जबरदस्त भड़की। सत्ता की दौड़ में एक एक वोट की अहमियत समझने वाली ममता करीब महीने भर बाद खुद मतुआ समुदाय के बीच पहुंची, ये बताने के लिए कि उनकी असली हमदर्द वही है। बीजेपी की नजर तो सिर्फ उनके वोट पर है। दिखाने के लिए आए थे और खाना बाहर से बना के कोई दलित के घर में जाके उसको कुछ करने नहीं दिया, बाहर से बाम्भन ले गया, तरकारी काटছে কিন্তু সেই তরকারি খায়নি। मतुआ समुदाय दोनों पार्टियों के लिए इतना अहम क्यों है, ये समझिए। मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से आकर बंगाल में बसे। इनकी मुख्य बसाहट उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में है। मतुआ समुदाय बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी एससी आबादी है। समुदाय की लंबे अरसे से स्थायी नागरिकता की मांग है। सीएए लागू होने से इनकी नागरिकता की मांग पूरी हो सकती है। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने जिम्मेदारी ली है, गृह मंत्री जी ने खुद ने जिम्मेदारी ली है और एक बिल पारित कर दिया। सबसे बड़ा काम ये है, तो जब बिल पारित हो गया तो उसको एग्जीक्यूट करना है ना, बस एग्जीक्यूट नहीं करना तो हो जाएगा। वो तो होगा ही, टाइम लगा चुनाव के पहले होगा ही। चुनाव से इसको मत जोड़िए। चुनाव हमारे लिए सेकेंडरी थिंग है, नागरिकता देना हमारी प्राथमिकता है। पार्लियामेंट के एक्ट से पास हो चुका है सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, अब उसके रूल्स बन रहे हैं। जैसे ही रूल्स बन जाएंगे वो इम्प्लीमेंट होगा और लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होगा, और यहाँ भी होगा। ममता चाहे जो कहें, लेकिन बीजेपी ने ठान लिया है कि अगर बंगाल की बिसात पलटनी है तो दिग्गजों को लगातार जनता के बीच पहुंच बनानी होगी। 5 नवंबर को अमित शाह के दौरे से इस अभियान की शुरुआत हुई। अगले महीने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल पहुंचे और अब इसी महीने 19 तारीख को अमित शाह फिर से बंगाल जाने की तैयारी में है। शहर मात के खेल में राष्ट्रपति शासन भी बंगाल में बड़ा मुद्दा बन गया है। ममता और उनके करीबी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी
उनकी सरकार भंग करवाने की साजिश रच रही है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ममता राष्ट्रपति शासन के बहाने शहादत चाहती हैं। ये आपने पहले भी किया, 130 लोग मरे, हम 18 जीत गए। अब आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला करवाया, हमारे महामंत्रियों पर करवाया, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या लोकतंत्र में लोकलाज सब खत्म हो गया है? नड्डा पर हमले का मामला भी बड़ा मुद्दा है। ममता सरकार ने केंद्र को इस मामले में रिपोर्ट सौंपने से इनकार कर दिया है। लिहाजा शाह के ताजा दौरे में इसे लेकर भी ममता पर तीखे तीर चलना तय है। कोलकाता से मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।